हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड की इनऑर्गेनिक की सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, जो है मेटल लिगैंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि संक्रमण धातु संकुलों में धातु लिगैंड बंधन। सबसे पहले देखेंगे कि संक्रमण धातु यानी कि जो ट्रांजिशन मेटल है वो क्या होती है। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होती है जिनका कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 से D9 तक होता है। D10 जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ट्रांजिशन मेटल नहीं कहलाती, जैसे कि Zn, Cd, Hg। ओके, सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डी कक्षक में पूरक नहीं होता वो सब क्या कहलाती है? संक्रमण धातु या ट्रांजिशन मेटल। ये तो बात हुई ट्रांजिशन मेटल की। अब नेक्स्ट टर्म है कॉम्प्लेक्सेस। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में अब सेकंड टर्म है कॉम्प्लेक्सेस यानी कि संकुल। इसकी बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स दो टाइप के होते हैं, डबल साल्ट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल साल्ट द्विक लवण कहलाते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बोलते हैं उप सह संयोजक यौगिक। डबल साल्ट्स वो होते हैं जो लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन, यानी कि विलयन में वो अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। कहने का मतलब है जैसे कि कार्नेलाइट है KCl MgCl2 6H2O। जब हम इसे वाटर में सॉल्यूबल करेंगे तो ये अलग अलग एलिमेंट के रूप में, जैसे कि K+Cl+Mg+ आदि के रूप में डिसोशिएट हो जाता है और अपने इंडिविजुअल टेस्ट देता है। वैसे ही K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O, जिसे कि हम बोलते हैं पोटास एलम। ये सब क्या कहलाते हैं? डबल साल्ट्स। डबल साल्ट्स वो जो वाटर में डिजोल्व होने के बाद इंडिविजुअल आयन का टेस्ट देते हैं, जैसे ये पोटेशियम आयन का, एल्यूमिनियम आयन का अलग से टेस्ट देंगे। अब बात आती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो होते हैं जो रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन। वो विलयन में भी अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके रखते हैं। जैसे हम बात करें K4FeCN6 यानी कि पोटेशियम फेरो साइनाइड। इसको वाटर में डिजोल्व करने के बाद, डिसोशिएट करने के बाद, सॉल्यूबल करने के बाद भी ये अलग अलग आयन में डिसोशिएट नहीं होता और एक होल कंपाउंड के रूप में अपना टेस्ट देता है। बॉन्डिंग हमारा जो है नेक्स्ट टर्म है वो है बॉन्डिंग। बॉन्डिंग बेसिकली 3 टाइप्स की होती है: आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग होती है वो ऑपोजिटिवली चार्ज्ड आयन के बीच में होती है। इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। जैसे कि NaCl की बात करें तो यहाँ पर Na+ धनायन और Cl- ऋणायन के बीच में आकर्षण बल उत्पन्न होता है और किसका फॉर्मेशन होता है? NaCl का। तो यहाँ पर NaCl में जो बॉन्डिंग है वो क्या कहलाती है? आयनिक बॉन्डिंग। सेकंड है कोवेलेंट बॉन्डिंग, जो कि हमें पता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है। तो डिफरेंट एटम अपने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। थर्ड टाइप है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि एक एटम ऐसा होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल होता है और दूसरा होता है जो कि ग्राही होता है, एक्सेप्टर होता है। वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेटल लिगेंड बॉन्डिंग की। मेटल लिगेंड जो बॉन्डिंग है उसको अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन्होंने अलग अलग अपने अपने हिसाब से एक्सप्लेन किया। सबसे पहले बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया वर्नर ने जो थ्योरी दी वो कहलाती है वर्नर्स थ्योरी। ये 1893 में दी गई थी, जो कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी 1896 में J.J. थॉमसन ने। उससे भी पहले ये थ्योरी दी गई थी, इसलिए ये थ्योरी इतनी रिलेवेंट नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट थ्योरी थी और ये सबसे पहले मेटल लिगेंड बॉन्डिंग को समझाती थी। इसलिए इस थ्योरी के लिए अल्फ्रेड वर्नर को नोबेल प्राइज दिया गया था 1913 में। उसके बाद आई थी VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी कि संयोजकता बंध सिद्धांत।
फिर आई थी, इसमें भी कुछ कमियां रही। उसके बाद आई CFT यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। फिर तीसरी आई LFT लिगेंड फील्ड थ्योरी। फिर उसके बाद आई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT यानी कि आणविक कक्षक सिद्धांत, जो कि रिसेंटली सबसे ज़्यादा यूजफुल है। तो आपके कोर्स में इस यूनिट में VBT और CFT है, तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कि संयोजकता बंध सिद्धांत की, जो कि पोलिंग ने दी थी। VBT हम डिटेल में लास्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा ब्रीफ में ही देखेंगे कि ये जो थ्योरी है हम किस किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देती है। जैसे कि ये हाइब्रिडाइजेशन की इन्फॉर्मेशन देती है, और हाइब्रिडाइजेशन हमें ज्योमेट्री की इन्फॉर्मेशन देता है। ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताती है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हम ये मैग्नेटिज्म, उस जो कंपाउंड है उसका मैग्नेटिज्म पता कर सकते हैं कि कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। और उसका फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट का μ=√n+2, जो यहाँ पर n है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5 होता है, तो रेस्पेक्टिवली उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी जस्ट एक नंबर ज़्यादा होता है। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट लगभग 2 होगा। 2 है तो 3 के बराबर 3 है तो 4 के बराबर, और 4 है तो 5 के बराबर, और 5 है तो ऑलमोस्ट 6 के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री की। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp, और उस कंपाउंड की जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, लीनियर। जब 3 होगा तो sp2 और ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर। जब कोऑर्डिनेशन 4 होगा तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है वहाँ यहाँ दो प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, sp3 या dsp2। जब sp3 होगा तो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, और जब dsp2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन दो प्रकार का हो सकता है, sp3d या dsp3, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या स्क्वायर पिरामिडल। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो sp3d2 या d2sp3, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाइपिरामिडल। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 7 होगा तो sp3d3 यानी कि पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब हम देख रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में जब एक ही कोऑर्डिनेशन नंबर होने पर दो अलग अलग प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर देख रहे हैं कि कभी तो sp3, कभी dsp2, कभी sp3d, कभी dsp3, यानी कि कभी तो d बाद में आ रहा है और कभी d पहले आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो d ऑर्बिटल है वो बाहर वाले काम में आ रहे हैं या आंतरिक यानी अंदर वाले काम में आ रहे हैं। जब बाहर वाले काम में आते हैं तो कहलाते हैं बाह्य कक्षक संकुल यानी कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जब अंदर वाले काम में आते हैं तो इनको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। वैसे ही यहाँ पर भी देखिए sp3d2, d2sp3। तो ये जो बाहर वाला ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल काम में आ रहा है, ये अंदर वाला काम में आ रहा है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का जो पुनर्वितरण है वो किस किस चीज पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेचर ऑफ सेंट्रल एटम, यानी कि जो केंद्रीय परमाणु है उसकी नेचर, यानी कि वो उसका जो आउटर जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो 3D कक्षक में आता है या 4D या 5D कक्षक में आता है। अगर 3D कक्षक में आता है उसका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, तो हम उस सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है तो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जो उसका ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज होगा। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 0, +1, +2 या +3 है तो हम फिर उसकी नेचर ऑफ लिगेंड देखेंगे, यानी कि लिगेंड किस प्रकृति का है। अगर लिगेंड फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या वाटर है
तो यहाँ पे नो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉन पुनर्वितरण नहीं होगा। अगर लिगेंड इसके अलावा कोई और है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और वाटर के अलावा अगर कोई दूसरा लिगेंड अगर लिया गया है तो वहाँ पर वी विल चेंज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब सेकंड है, अगर जो सेंट्रल एटम है या जो ट्रांजिशन मेटल है उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर 4d 5d ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो यहाँ पर भी चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसको हम इस प्रकार से देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास है n-1d उपकोष ns, np और nd। जब इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन फिलिंग किस प्रकार से होगी वो यहाँ पर आपको दी हुई है। जब एक इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑब्वियसली हम इसमें भरेंगे, फिर 2 होंगे तो इसमें भरेंगे, 3 होंगे तो इसमें भरेंगे। उसके बाद जनरली क्या होता है, नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो हुंस के रूल के अकॉर्डिंग इसमें जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक जब रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो इसमें नहीं जाकर किस में जाता है, इसमें, यानी कि जो फर्स्ट ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 और 1। ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर 2 सेट है, डी ऑर्बिटल के भी 2 सेट है, T2g और Eg, और T2g की जो एनर्जी होती है कंपैरेटिवली Eg की तुलना में कम होती है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाती है, पेयरिंग। जब 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहाँ पर पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक एक सब में फिल कर देंगे और फिर इनकी पेयरिंग कर देंगे। उसके बाद जब 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहाँ पर 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहाँ पर 6 की तो पेयरिंग हो जाएगी और 7वां इलेक्ट्रॉन आएगा इस ऑर्बिटल में। ये जब आएगा जब कोऑर्डिनेशन नंबर उस कॉम्प्लेक्स का होगा 4 या 5। लेकिन जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में नहीं आकर नेक्स्ट एनडी ऑर्बिटल में आता है, जिसे कि हमने कहा था कि बाह्य कक्षक संकुल, यानी कि sp3d। जब dsp3 होता है तो ये वाला d ऑर्बिटल काम में आता है, और जब sp3d होता है यानी कि बाह्य कक्षक संकुल या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें जाएगा। ठीक है,
वीबीटी ने काफ़ी अच्छे से जो है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया और ये काफ़ी समय तक यूजफुल रही, लेकिन इसकी कई सारी बहुत बड़ी बड़ी कमियां रही हैं। ये कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इसलिए इसके बाद आई अदर थ्योरीज। तो हम सबसे अब देखेंगे कि क्या क्या लिमिटेशंस रही है वीबीटी की, कि वीबीटी कैन नॉट एक्सप्लेन द फॉलोइंग्स, यानी कि वीबीटी इन चीज़ों को समझाने में असमर्थ रही है। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज द बेसिक क्राइटेरिया ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो बाह्य कक्षक और आंतरिक कक्षक संकुल जो बन रहे हैं उसका बेसिक क्राइटेरिया क्या है, ये वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। वीबीटी जो है मैग्नेटिक मोमेंट के ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करती थी कि कंपाउंड इनर ऑर्बिटल होगा या आउटर ऑर्बिटल होगा। गोए बैलेंस से किसी भी कंपाउंड का मैग्नेटिक मोमेंट ऑब्जर्व करके फिर ये देखा जाता था कि ये कंपाउंड आउटर ऑर्बिटल है या इनर ऑर्बिटल है। दूसरा, ये क्वांटिटेटिव मैग्नेटिक मोमेंट भी नहीं बताती थी, यानी मात्रा तक जो चुंबकीय आघूर्ण है उसको भी परिभाषित नहीं कर सकती थी। तीसरी चीज है इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वेरी विथ टेम्परेचर, यानी कि जो मैग्नेटिक चुंबकीय गुण है इन कंपाउंड्स का वो तापमान के साथ क्यों परिवर्तित होता है, ये भी ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इस थ्योरी की जो अगली कमी थी वो थी ये थ्योरी गिवन टू मच स्ट्रेस ऑन मेटल ऑर्बिटल्स व्हाइल द इम्पोर्टेंस ऑफ द लिगेंड इज नॉट प्रॉपरली एक्सप्रेस्ड, यानी कि इसने मेटल ऑर्बिटल्स के बारे में तो बहुत जोर दिया लेकिन लिगेंड की इसने कोई भी इम्पोर्टेंस यहाँ पर नहीं दी कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड है, इसके बारे में ये थ्योरी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देती। और जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा है वो रहा है कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ये थ्योरी कॉम्प्लेक्सेस के कलर के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती, जबकि हमें पता है कि अधिकांश जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है वो कलर्ड कंपाउंड होते हैं। वो विजिबल रेज को एब्जॉर्ब करके उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो शो करती है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन वीबीटी नहीं देती। थर्ड जो नेक्स्ट जो ड्रॉबैक रहा है वो है डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर ऑफ सम कंपाउंड, यानी कि कुछ कंपाउंड विकृत संरचना को प्रदर्शित करते थे, ये भी ये थ्योरी नहीं समझा पाई। जैसे कि हम बात करें CuSO6 की, तो यहाँ पर जो 6 एक्वा मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से 4 तो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, लेकिन रिमेनिंग जो 2 वाटर मॉलिक्यूल है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा दूरी पर होते हैं। इस चीज़ को ये थ्योरी नहीं समझा पाई, जिसे हम आगे जॉन टेलर डिस्टोर्शन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है वीबीटी कांट एक्सप्लेन व्हाई द कॉम्प्लेक्सेज ऑफ कोबाल्ट+2 एंड कॉपर+2 डज नॉट शो सेम रिड्यूसिंग पावर। इसको हम देखते हैं कि कोबाल्ट+2 और कॉपर+2 ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हुए भी समान अपचायक क्षमता क्यों नहीं रखते हैं। कोबाल्ट अमोनिया के साथ कोऑर्डिनेट करके CONH3 बनाता है। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d7 4s2। यहाँ पर ये +2 स्टेट में है इसलिए इसका हो जाएगा 3d7। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद यहाँ पर पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि इनमें इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा। तो ये 3d ऑर्बिटल, लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है इसमें वो 3d ऑर्बिटल में है, यानी कि अब हम इसका क्या चेक करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो हम देखेंगे नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर यहाँ पर हेलोजन और एक्वा मॉलिक्यूल्स के अलावा है, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट होगा। किसकी प्रेजेंस में, अमोनिया लिगेंड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल में आ जाता है और यहाँ पर शो करता है पेयरिंग, और जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन बचा है वो चला जाता है अगले 4d ऑर्बिटल में, और ये वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल कराता है 2 तो 3d के और एक s और 3 p के। तो ये हाइब्रिडाइजेशन शो करके बनाता है D2sp3 ऑर्बिटल।
और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किस में चला जाता है, 4d में। और इन D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद यहाँ पर जो अमोनिया लिगेंड है अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। सेम ऐसे ही CuCN4 कॉम्प्लेक्स है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर d ऑर्बिटल में चला जाता है। देखेंगे कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s1, यहाँ पर Cu+2 स्टेट में है तो यहाँ पर इसका +2 में हो जाता है 3d9। और जनरली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होता है इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर साइनाइड लिगेंड होने की वजह से यहाँ पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट होता है और जो ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो चला जाता है बाहर वाले 4p ऑर्बिटल में। और यहाँ पर ये एक d और एक s और 2p वैकेंट ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज करके 4 dsp2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाता है। और इन वैकेंट ऑर्बिटल में साइनाइड आयन अपने लिगेंड्स के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोबाल्ट+2 के जो कॉम्प्लेक्स हैं उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर वाले ऑर्बिटल में होता है और कॉपर के कॉम्प्लेक्स में भी ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाले ऑर्बिटल में 4p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। तो मतलब इनका जो रिड्यूसिंग पावर है वो सेम होना चाहिए क्योंकि ये इजीली रिमूव हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये थ्योरी इस चीज़ को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। ये थ्योरी ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि ये जो 3D में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो 4p में कैसा चला जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट के लिए भी कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ये एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होती है और वो कहाँ से मिलती है, ये VBT इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ये थ्योरी क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन है एनर्जी चेंज की, इसकी भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती है। ये इन कुछ कमियों के कारण VBT काफ़ी लंबे टाइम तक इतनी यूजफुल नहीं रही। लेकिन क्योंकि इसके बाद वाली थ्योरी को आने में काफ़ी समय लगा, इसलिए काफ़ी लंबे समय तक ये थ्योरीज कॉम्प्लेक्स के जो कोऑर्डिनेशन है या इनके बीच में जो लिगेंड मेटल बॉन्डिंग है उसको एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी लंबे समय तक यूजफुल रही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे CFT।